नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जहां बंद हो चुके हैं, वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसी के चलते अब चार धाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा था कि बीते साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते साल 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस साल टूटेगा। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुल गई। तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ा। कांग्रेस ने श्रद्धालुओं की कम संख्या के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा है क्योंकि यात्रा को समय समय पर रोकना पड़ा और बरसात की अवधि भी लंबी होने के चलते भूस्खलन और अन्य आपदाओं से भी यात्रा प्रभावित हुई, इसलिए यात्रियों की संख्या कम देखी गई है। देखिए, यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पे ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए। स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की ही हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन हैं वो कम थे। उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है। की संख्या कम देखी गई है। देखिए, यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पे ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए। स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की ही हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन हैं वो कम थे। उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ी भी और ऐसे में लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, तो क्या माने किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं? जी बिल्कुल विशाल, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर है। अंतिम जो चारधाम में अंतिम धाम बद्रीनाथ है उसके ही कपाट बंद होने रह गए हैं। अब 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं और ऐसे में क्योंकि चारधाम यात्रा की अव्यवस्था शुरुआत के दिनों से ही एक बड़ा सवाल रही है और चारधाम की यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर शुरुआत के दिनों से ही राजनीति उत्तराखंड में चल रही थी। जब चारधाम यात्रा के कपाट खुले थे उस समय अनियंत्रित भीड़ जिस प्रकार से उत्तराखंड पहुँची थी, उसमें हो या उसके बाद जिस प्रकार से यात्रा में अव्यवस्था हो, होटल व्यवसाय हो या तमाम व्यवसायों के ढाबे हो या उनमें व्यापार कम होने की समस्या हो, आपदा प्रबंधन हो, पेयजल आपूर्ति हो, विद्युत आपूर्ति हो, विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसका ये कहना है कि चारधाम यात्रा बेहतर रही और कहीं ना कहीं जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं अजय राजा, उनका ये कहना है कि शुरुआत के दिनों में क्योंकि मई पिक सीजन यात्रा का होता है उसमें 10 दिन हमको कम मिले थे। उसके बाद आपदा जिस प्रकार से केदार घाटी में आई वो एक बड़ा फैक्टर रहा, मानसून इस बार हावी था वो एक बड़ा फैक्टर रहा और जिसके चलते कहीं ना कहीं यात्रा में अव्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन आने वाले समय में उन अव्यवस्थाओं से
सीख ली जाएगी और यात्रा में जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। हिमांशु, इस बार अगर यात्रा के रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक क्या माना जा रहा है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल विशाल, जहाँ तक आंकड़ों की हम बात करें तो क्योंकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट क्लोज होने बाकी हैं और जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे उसके बाद क्या आंकड़ा आता है, लेकिन अभी तक जो अनुमानित आंकड़ा उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है 42 लाख करीबन तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और चारों धामों में इन्होंने दर्शन किए। इसके साथ ही 42 लाख यात्री जो हैं उनके चलते ही चार धाम यात्रा का संचालन हो पाया। लेकिन जबकि सरकार का कहना है हम पिछले वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो यात्रियों की संख्या रही स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से आंकड़े उत्तराखंड सरकार ने जारी किए हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं यात्रा में जो श्रद्धालु थे उनकी संख्या में कमी आई है। और उत्तराखंड सरकार जो अपना वादा था कि हम विगत कई वर्षों के रिकॉर्ड इस बार यात्रा में तोड़ेंगे, उनमें कहीं ना कहीं पीछे जरूर रही है। क्या कारण रहे हैं वो उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी लगातार हमलेवर है। हिमांशु, क्या माने कि यात्रा पर आपदा का भी असर देखने को मिला है, क्योंकि यात्री भी पहुंच रहे थे और ऐसे में समय समय पर कई बार यात्रा स्थगित भी की गई, रोकी भी गई? जी बिल्कुल विशाल, जहाँ तक यात्रा में आपदा प्रबंधन की बात हो तो या आपदा हर वर्ष या मानसून जो है हर वर्ष एक बड़ा फैक्टर उत्तराखंड में रहता है। क्योंकि आप जब भी आप ऋषिकेश से यात्रा शुरू करते हैं, आप देवप्रयाग हो, खासकर और रुद्र श्रीनगर की सीमा में जब आप क्रॉस करते हैं, श्रीनगर से ऊपर सिरोबगढ़ है, इसके साथ ही ऊपर लिंचोली है, बड़ी लिंचोली है, छोटी लिंचोली है, अगस्त्यमुनि है, फाटा है, गौरीकुंड है। आप बद्रीनाथ रूट पर चले तो पीपलकोटी है, कर्णप्रयाग के पास गोचर में कमेड़ा है। तमाम ऐसे स्थान है जहां पर लगातार जो है आपदा का भय बना रहता है और ये हॉटस्पॉट भी कहीं ना कहीं माने जाते हैं। इसी के साथ ही आप मुख्य रूट की मैं बात करूं तो तोता घाटी एक बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है आपदा के लिए। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस वर्ष इन स्थानों पर कहीं ना कहीं जो सड़क जाम की समस्या थी वो हुई, लोगों को 12-12 घंटे यात्री फंसे रहे, कहीं कहीं पूरा दिन यात्रियों को अपने वाहनों में व्यतीत करना पड़ा। तो निश्चित रूप से कहीं जो आपदा थी वो एक बड़ा फैक्टर इस बार चार धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं में रहा। और उसी के चलते माना जा सकता है कि केदार घाटी में जिस प्रकार से 31 जुलाई की जो यात्रा आपदा आई थी उसके बाद केदार घाटी में श्रद्धालुओं की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो गई थी। तो निश्चित रूप से एक फैक्टर ये जरूर माना जा सकता है कि आपदा इस बार एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्रावस्ती में थप्पड़ कांड के बाद पुलिस पर हाथ उठाने वाले बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि श्रावस्ती की पुलिस सरकार की छवि को धूमिल कर रही है, वो जान से मारने की धमकी दे रही है। लेकिन वायरल वीडियो में तो बीजेपी नेता पुलिसकर्मी को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया का कहना है कि सभी आरोप निराधार है, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कुछ लोग सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और एक अन्य जो वीडियो में दिख रहा है उसके संबंध में अन्य साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो घटना जो ईदगाह तिराहे की है, सरेआम 2 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही थी। इस संबंध में जो कि अकेला सिपाही था उसने वीडियो बनाया। वीडियो बनाते समय ये एग्रेसिव पक्ष था, इन लोगों ने देख लिया, उसके ऊपर भी हाथ उठाया। उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिस व्यक्ति को मारपीट की जा रही थी उसने भी तहरीर दिया है, उस पर भी मुकदमा लिखा गया है। ये पक्ष ने कुछ आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, इनका भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रियम के सामने गाय बहुत ज्यादा थी, तो जो हम इधर से जा रहे थे तो हमने लेन चेंज करके हमने सोचा कि इस लेन से हम निकाल लें। तो सामने से 2 बाइक वाले आ रहे थे, एक तो निकल गया भाई साहब, एक स्कूटी से था, वो मेरे गाड़ी के जस्ट सामने लाकर उसने स्कूटी अपनी खड़ी कर दी, उतर के मेरे शीशे पे मारने लगा। क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो थी, गाय की वजह से स्लो कर रखी थी, तो गाड़ी बंद हो गई, तो दरवाजा अनलॉक हो गया। दरवाजा उसने खोल के मुझे नीचे गिरा लिया और उसने मेरे आँख पे मारा। फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगा। वहां पे विवेक सिपाही खड़े हुए थे, उनसे मैंने जब लड़ाई थोड़ी रुकी तो मैंने उनसे कहा कि आप भाई साहब लड़ाई थोड़ा रुकवाइए। तो उन्होंने मुझसे और बोला कि ये स्कॉर्पियो वाले लड़ाई करो। फिर मुझसे गाली गलौज करने लगे। बाकी किसी ने सिपाही के ऊपर हाथ भाई साहब नहीं उठाया। मैं अपने आवास से अपने प्रतिष्ठान भुजंगा के लिए निकला था घर से। ईदगाह तिराहे पर पहुंचने पर 3-4 गौ माता सामने आ गई। मेरे बेटे ने गाड़ी रोक लिया, तभी 2 स्कूटी सवार अज्ञात लोग हैं, उनको पहचानते नहीं थे, वो आए ड्राइवर की शीशे पे मुक्का मारने लगे। बेटे ने कहा रुकिए, मैं समझ नहीं पाया क्या, तो गाड़ी का गेट खोल। जैसे ही बेटे ने हमारे गाड़ी का गेट खोला, कॉलर पकड़कर जमीन पर उठाकर पटक दिया और लात मुसा थप्पड़ से मारने लगे। और दूसरा आदमी जो सिपाही बैठा था वो
गेट को बंद करके हमको निकलने, तो हम अपनी साइड की गेट से निकल करके जब तक बीच भरा होगा तब तक एक सिपाही भी आ गया, वो वर्दी में था, उसको कहा विवेक है जब तुम वीडियो बनाओ, हम इसको मारते थे, आज इसको सबक सिखा देंगे इसको। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित रुआ घाट क्षेत्र में जियो के सर्विस ठप होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बता दें कि पिछले 2-3 महीनों से यहां लोगों के मोबाइलों से जियो के नेटवर्क गायब है, जिसके चलते गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जियो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही जल्द ही जियो कंपनी से नेटवर्क को सही कराने की भी मांग की है। जो है वीक चल रहा है, इसीलिए इसका प्रदर्शन चल रहा है। और ये रिचार्ज जो करवा रहे हैं वो बेकार चला जा रहा है। हमारा जो है किसी से बात करनी होती है वो क्लियर बात नहीं हो पाती है, बीच में कट जाता है बार बार। और काफ़ी दिन हो गए हैं ये, हम कस्टमर केयर में भी बात कर चुके हैं और वो भी ठीक नहीं कर रहे हैं। और उनसे बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी हमने बात की है, फिर भी वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण हरदोई पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान से भी मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक उन दोनों की ये मुलाकात चली, जिसके बाद सांसद ने जेल से निकलकर पत्रकारों से बात की और कहा कि मेरे अब्दुल्ला आजाद से कोई भी सियासी रिश्ते नहीं हैं, मैंने तो बस एक छोटे भाई के हैसियत से उनसे मुलाकात की है। हजारों लोगों के साथ 2 घंटे मेरे दुख में शामिल हुआ और मुझसे कहा कि घबराना मत मेरे भाई, तब मैं सांसद भी नहीं था। तो जिन्होंने मेरे बुरे शब्द में एक इंच जो एक कदम मेरे लिए चला है, मैं उनके लिए 100 कदम चला। अच्छा सर, इसका संदेश तो जाएगा ही, भले आपकी निजी मुलाकात है दलित मुस्लिम पर, ये चूंकि चुनाव भी इसमें, ऐसे में संदेश तो जाएगा। ये आप जाति के आधार पर जोड़ रहे हैं? ये नहीं, जाति के आधार पे नहीं, ये संदेश तो चला ही जाएगा। आप इसके लिए क्यों नहीं कहते कि एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ? तो ये मुलाकात, एक वो जो जुल्म सह रहा है और एक जिसके ऊपर जुल्म हुआ, गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है। रायबरेली में सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। किसान खाद, बीज और पानी के लिए लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, सपा इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेगी। जिले के भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े-बड़े जिले के भाजपा के बहुत बड़े-बड़े नेता हैं, जो बड़े-बड़े वादे करते, महिमा मंडन करते अपनी सरकार का। उस दिन कहते 181 टंकी बन गई है, बड़ा वो कर रहे थे। लेकिन आप जाइए और एक एक आदमी पूछे क्या वो टंकियाँ बनी, क्या वहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या वहाँ रोडें जो खोदी गई, पाइपें डाली गई, क्या उनमें सही से वो प्लास्टर हुआ कि नहीं हुआ। वो आज इसलिए परेशान हैं, मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, लोग फांसी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आदरणीय विधायक जी बछरावा, जिलाध्यक्ष जी आरपी यादव जी, सरिनी के प्रतिनिधि आदरणीय बाबा राजा जी के नेतृत्व में सभी पार्टी कार्यकर्ता लोग आज यहाँ पे आए हैं डीएम ऑफिस। रायबरेली में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी में विशाल धरना प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय सुपरमार्केट से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने डीएम के जरिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। दरअसल सपाई किसानों को खाद, बीज, पानी और बिजली की उपलब्धता न होने से नाराज है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके के डीएपी के हाहाकार है, किसानों के जो बुआई चल रही गेहूं के, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहे। सरकार बड़ी बड़ी फायदे की बात कराती है। अपने रायबरेली जनपद के अंदर मंत्री जैसे लोग हैं, फिर भी डीएपी की खाद की व्यवस्था नहीं करा पा रहे। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर रायबरेली के जनता की हितैषी है, किसानों को हितैषी है, तो कम से कम डीएपी खाद दिलाने की बात तो करते हैं। केवल फर्जी डायलॉग मारने की बात करते। भाजपा के कई ऐसे विधायक हैं जो खाद पानी की व्यवस्था की बात नहीं करते। आप नहरों में चले जाइए, नहरों में सभी खुदाई नहीं पाई, पानी तो बड़ी दूर की बात है। किसी भी केंद्र, किसी भी समिति में चले जाइए जहाँ डीएपी खाद नहीं मिल पा। और यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गाजियाबाद में वकीलों का जिला जज और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। सोमवार को वकीलों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी। गाजियाबाद के साथ ही प्रदेश के 22 जिलों में भी हड़ताल जारी रही। बता दें कि 29 अक्टूबर को वकीलों और जिला जज के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से हटा दिया था। पिछले 29 तारीख को जो घटना घटित हुई है, जिसमें जिला जज के द्वारा अराजकता दिखाई गई, जिला जज द्वारा अपनी नैतिकता को भूलकर छिछोरापन जो दिखाएगा, उसके विरोध में वकीलों ने आवाज बुलंद करी है। हाईकोर्ट आंख मूंद करके बैठा हुआ है। हाईकोर्ट को जिला जज की बेशर्मी दिखाई नहीं देती, उल्टा अधिवक्ताओं को धमकाने और डराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यहाँ जो पुलिस कमिश्नर हैं, इनके द्वारा जो गुंडागर्दी करी जा रही है, बार बार जो अपमान किया जा रहा है वकीलों का, उन सब के खिलाफ हम पिछले 15 दिनों से आंदोलनरत हैं और आज इसी क्रम में हम धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे 22 जिलों में आज 2 घंटे का जाम किया गया है और लगातार ये जाम रहेगा। 16 तारीख को हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा सम्मेलन है अधिवक्ताओं का, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। अलीगढ़ से गोंडा तक रोड बनवाने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर जमकर हंगामा हुआ। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रोड बनवाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बीते 10 सालों से खराब रोड के चलते हुए सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। 20 किलोमीटर का रास्ता है, वो सीधे नहीं आती, खैर होकर के आना पसंद करती है सर। तो फिर क्या करें? नहीं, आप बताइए कि भला एक लिमिट। पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार। मथुरा के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सिविल डिफेंस, स्काउट और एनसीसी कैंडिडेट को रवाना किया है, जहां लखनऊ में आपदा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें, जिले में कई आपदा पर सिविल डिफेंस, एनसीसी, स्काउट गाइड को मदद के लिए भेजा जाता है। जिला अधिकारी ने बताया है कि ये लोग प्रशिक्षित होकर जब वापस आएंगे तब इनको जिले में आपदा के समय इस्तेमाल किया जाएगा। तो मचा देते यार। जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग होंगे, उनकी बातों का लखनऊ में सनातन बोर्ड के गठन की मुहिम को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1947 में ही जब वक्फ बोर्ड बना था तभी सनातन बोर्ड को भी बना देना चाहिए था। 16 तारीख को दिल्ली में हम सनातन बोर्ड की मांग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने बालाजी के प्रसाद में मिलावट की, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध कीजिए। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनवाया जाना चाहिए। आप भारत के इतिहास को नहीं जानते। जो लोग भारत के इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं उनकी सदन में प्रत्येक संत महात्माओं ने ही उस सदन का संचालन किया है। और मेरी बात को आप झुठला नहीं सकते। अगर आप नहीं मानते तो रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक सदन में संत महात्माओं ने ही राजाओं को दिशा निर्देशन दिया है कि आप ऐसा करिए, और वो सदन में उपस्थित रहे। जब आज़ादी के बाद से, जब से संत महात्मा सदन में नहीं गए, उसका ही दुष्परिणाम है कि आज 75 साल बाद हमें सनातन बोर्ड मांगना पड़ रहा है। काश उसी समय सदन में धर्माचार्य होते तो आज हमें ये सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग नहीं करनी पड़ती। उन्नाव में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय और उन्नाव के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनिल माथुर को निलंबित कर दिया गया। भ्रष्टाचार की कार्रवाई में दोनों अधिकारी दोषी पाए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई भी की गई है। बताया जा रहा है कि स्लाटर हाउस को गलत तरीके से एनओसी देने के मामले पर यह कार्रवाई हुई है। बोर्ड की अनुमति के बिना 3 स्लाटर हाउस को अनुमति दे दी गई। ये तीनों स्लाटर हाउस उन्नाव और गाजियाबाद के हैं। बोर्ड ने तीनों स्लाटर हाउस को नोटिस देकर जवाब तलब भी किया है। भ्रष्टाचार पर नकेल प्रदूषण बोर्ड के 2 अधिकारियों को इस दौरान निलंबित किया गया है। देवरिया में किसानों को जमीन का मुआवजा दिलवाने समेत अन्य समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने
ट्रैक्टर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डीएम के जरिए शासन को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही कहा गया है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वे आमने सामने की लड़ाई लड़ने को भी मजबूर होंगे। 21 दिन तक लगातार प्रशासन हमारी मांगों को अनसुनी करता रहा और हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से अपनी मांगों को प्रशासन और सरकार के सामने रखेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा किसानों के 101 एकड़ जमीन का, अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो 4 गुना मुआवजा और नगरीय क्षेत्र का है तो 2 गुना मुआवजा देने के बाद उस घाटे में जितनी भी जमीन है पूरी जमीन में 67% की कटौती हो रही है और किसानों का बंटवारा हो चुका है। उसके बावजूद भी किसानों के अंश को घाटा नहीं माना जा रहा है, अंश का निर्धारण नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। किसानों को जगाने आए हैं, इसके बाद अगर वो लोग बात नहीं मानते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन करके इनके नाक में दम कर देंगे। हम लोग धरना स्थल से, पड़री धरना स्थल है, धरना स्थल से रैली वृंदावन के हंसवंश नगर के लोग नागरिक जीवन जीने पर मजबूर हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। गुस्साए लोगों ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। गुस्साए लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन नहीं जागा तो मथुरा वृंदावन मार्ग पर जाम लगाकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने बताया है कि हरवंश नगर में समस्याओं को जल्द खत्म किया जाएगा और ऐसे में अभी लोग काफी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ पिछले कम से कम 2 महीने 3 महीने से पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद है और हम लोग इतने परेशानी की टैंकर डला करके काम कर रहे हैं। घर में बच्चे भी अब टैंकर डलाएं कि यहाँ और व्यवस्थाओं को देखें और सीवर की सफाई भी बिल्कुल नहीं है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पानियों का उबाल है, दोनों सारे रास्ते हमारे ब्लॉक हैं, कहीं भी जाने आने की व्यवस्था भी हम लोगों को नहीं है। और हम लोग कम से कम पिछले 6 महीने से या साल भर हो गई सब लोग इकट्ठे होकर के नगर पालिका जाते हैं, हर बार आश्वासन मिलता है, तारीख दे देते हैं, तारीख पे तारीख, उसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। मैंने कई बार सीएम पोर्टल पे भी कंप्लेन की, कई बार 1076 पे भी कंप्लेन की और इसका रिकॉर्ड नगर निगम में मेरे नाम से है कि मैंने कंप्लेन की है। प्रशासनिक अधिकारी कोई देखने नहीं आता है। जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं टैंकर लेके आते हैं, कभी खींच के चले जाते हैं, कभी कहते हैं कि अब 10 दिन में काम साफ हो जाएगा सीवर की सफाई, कभी 15 दिन में सीवर की सफाई। जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं उनका उद्देश्य है कि पूरे ब्रज क्षेत्र को बड़ा स्वच्छ बनाया जाए। पर बड़ा आश्चर्य है कि ये नगर निगम प्रशासन हमारे मुख्यमंत्री जी को अंगूठा दिखा रहा है। मुख्यमंत्री जी जो हमारे चाहते हैं कि हमारे ब्रज प्रांत में पूरी तरह स्वच्छता रहे और ब्रज प्रांत को इस तरह से नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फतेहपुर के थाना असोधर क्षेत्र में नाबालिग के साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि 15 साल की पीड़िता सोच के लिए खेतों में जा रही थी। इस दौरान आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया है। वहीं पीड़िता की चीख पुकार सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो चुका था। परिजनों का आरोप है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद अब उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। हम लैट्रिन गए थे तब बाहर, घर के बाहर, तब हमको 2 लड़के खड़े थे विनोद और हमको घसीट लेकर हमारे साथ गलत काम किए जबरदस्त। तब हमने चाची और चाचा को चिल्लाया, तब वो आए, उसको जब वो आ गए वो भाग गए। फिर थाने गए तो कुछ नहीं सुनाई हुई। 7 बजे लेटरिंग तो विनोद सिचरण दूरी गाड़ी में खड़ा था। विनोद ने मेरे लड़के के साथ गलत कार्य किया। उसमें भी थाने में भी FIR किया गया, चौकी में भी FIR किया गया, कोई सुनाई नहीं हुआ अब तक साहब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।